आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 4 हमारी है। बाकी इसके पहले 3 क्लास हो गई हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, इसके बैक वीडियो पड़े होंगे। जो कि हमारा उद्देश्य है टारगेट ITI एग्ज़ाम 2023 www.globaliti.org पर जाकर आप इस चैनल की अतिरिक्त जानकारी जैसे PDF है और ऑनलाइन कोर्स वगैरह है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना समय नष्ट करे हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज पर। कल हमने 45 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। आज 45 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 46 क्वेश्चन की ओर। 46 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्यों पोल कोर को स्टाम्पिंग DC जनरेटर में पटलित करते हैं। व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन DC जनरेटर। ये बोल रहा है क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग DC जनरेटर में पटलित, मतलब एक प्रकार का लैमिनेशन कैसे करते हैं। जैसे आप लोग मार्कशीट वगैरह लाते हैं सुरक्षित रखने के लिए, उसमें लैमिनेशन कर देते हैं, बस वही चीज़ की चर्चा है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है इसका काम। सिर्फ वही पूछ रहा है कि उसको सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं। हमारा जो स्टैंपिंग है वो एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किससे प्रदान करेगा, जो हमारे लासेस होंगे। जैसे हमारी मार्कशीट है, अगर उसमें पानी या कुछ तरल पदार्थ गिर जाता है तो उसका जो अंक वगैरह मिट जाता है, उसी प्रकार उसको सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेट करते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन में, दुकान वाले के यहाँ जाके सुरक्षित करवा देते हैं। उसी प्रकार ये बोल रहा है कि स्टाम्पिंग आर लैमिनेटेड इन DC जनरेटर। व्हाई, क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग DC जनरेटर पटलित करते हैं। पहला नंबर दिया है घर्षण हानि को कम करने के लिए। दूसरा नंबर दिया है विंडेज लॉसेस को कम कर। विंडेज का लॉसेस का मतलब जो हमारे होते हैं नॉर्मल तौर पे होते हैं, हिस्टैसिस हानि को कम करे, भंवर धारा हानि को कम करे। भंवर धारा हानि ED करंट हानियाँ होती हैं। ये कभी कभी आपने ट्रांसफार्मर या किसी मशीन के पास पहुंचा हुआ होगा तो वहाँ पे हमिंग की नॉइस आती है थोड़ा सा, जैसे कि छोटा बच्चा गुर्राता है ऐसे बोलता है, तो ऐसे हमिंग की आवाज़ आती है। तो वो सब इन्हीं लॉसेस के वगैरह में इन्हीं लॉसेस के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे। व्हाई द पोल कोर स्टैंपिंग लैमिनेटेड इन DC जनरेटर। सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इन चारों ऑप्शन में किस मतलब किससे सुरक्षा करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हमारा जो इसका आंसर है रिड्यूस द ED करंट लॉस। हम भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए DC जनरेटर में पटलित करते हैं। ठीक है। विच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रो प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्रोटिंग में सिर्फ अभी जब हम शंट मोटर पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है कौन से शंट जनरेटर हम बोल ही दिए। बेसिकली जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो शंट जनरेटर में यूज होती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर यही सही है। विच टाइप ऑफ DC जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लॉटिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोप्लॉटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका पहला आंसर सही है, शंट जनरेटर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है ये सीरीज में कनेक्ट होती है। कंपनसेटिंग अभी कल हमने आपको बताया था आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन एक प्रकार का लॉसेस है। मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम किसी को दवा देते हैं बुखार का, उसको कोई और मर्ज होता है तो कहते हैं दवा रिएक्शन कर गई, तो वही चीज़ होती है हमारे आर्मेचर पे जो रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन किस चीज़ का होगा, जब कोई घटना घटित होगी। जैसे हमारे ब्रश अपनी जगह पे नहीं होते हैं, MNA पे शिफ्ट हो जाते हैं। MNA पे होते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे वहाँ तो होना चाहिए, लेकिन वहाँ से जो कहीं और शिफ्ट हो गए, 2-3 डिग्री चेंज हो गए, तो वो किस कारण होता है, वही हमारा वो होता इसलिए है कि वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट आ जाता है। मेन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, जो उस ब्रशों को अपनी जो प्रॉपरली स्थिति है वहां से कहीं और जगह पे शिफ्ट कर देता है, जिससे मशीन में हमारी हमिंग या नॉइस आने लगते हैं या लॉसेस होने लगते हैं, इंसुलेशन हमारा हीट होने लगता है। क्योंकि जितना रेटेड RPM में हमारी मशीन को घूमना होता है, फिर वो घूम नहीं पाती, लॉसेस जनरेट हो जाते हैं और ब्रशों के आसपास स्पार्किंग भी होने लगती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन DC जनरेटर। DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है, मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डिक्रीज द एक्साइटेशन करंट ऑफ फील्ड कॉइल। तो इसका जो आंसर है, अभी देखिए हमने आपको जो बताया कहानी, उसी कहानी के अंदर छिपा हुआ है। इसका आंसर
कि न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। जो हमारा देखिए हम जो हमारा यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग होता है और मशीनों में खेल सिर्फ मैग्नेटाइजिंग का होता है। जितना अच्छा मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना अच्छा हमारा आउटपुट मिलेगा, मतलब लॉसेस नहीं चाहिए। तो वहाँ पे जो हमारा जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को रिड्यूस करती है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? तो न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसका मतलब हो गया विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ डीसी जनरेटर। यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध, यहाँ पे काना मतलब शंट फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर कर दिया जाए। देखो हमारा जो शंट रेजिस्टेंस है आर शंट, एक ये हो गया। दूसरा बोल रहा है शंट फील्ड प्रतिरोध अच्छा ऊपर करने की बात कर रहा है, ये सब इसे ऊपर कर दिया गया। तो क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन डीसी जनरेटर। बोल रहा है यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल, जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, जनरेटर सामान्य रूप से वोल्टेज बनाता है। ये चार ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो देखिए जब हमारा शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो जाएगा, देखिए रेजिस्टेंस का कल हमने बताया था आपको, रजिस्टर और रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। रजिस्टर जो है क्या बोलते हैं मटेरियल है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। कल मैंने इसका वर्णन किया था। तो यहाँ पे जो बता रहा है शंट फील्ड प्रतिरोध का मेन काम ही धारा का विरोध करना। आप सब लोग जानते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज है, इसके बारे में ज्यादा बताना नहीं है। अब ये कह रहा है जब इसकी वैल्यू क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, हमें क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग नहीं, आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग काहे मिलेगा? हमें आउटपुट पल्सेटिंग मिलेगा ही नहीं। बात यहाँ पे डीसी जनरेटर की हो रही है। डीसी जनरेटर में पल्सेटिंग का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे उसमें तो ऐसी वेव फॉर्म मिल रही है। बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल वोल्टेज। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हमारा आउटपुट वहां पे ज्यादा थोड़ी मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये बोल रहा है आउटपुट वोल्टेज इज अबव नॉर्मल वोल्टेज। नॉर्मल वोल्टेज से ज्यादा कैसे मिलेगा? नॉर्मल वोल्टेज से कम मिलने लगेगा इस कंडीशन में। तो इस तरीके से देखा जाए तो बी नंबर भी गलत हो गया। तीसरा नंबर बोल रहा है जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, वोल्टेज ही नहीं बनेगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हम वहां पे इंक्रीज कर, वो भी रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा है, शंट फील्ड प्रतिरोध की बात कर रहा है। यहाँ धारा की बात नहीं आ रही जो मैंने पहले बताया। ये मत सोचना कि सर बता दिए धारा का विरोध करता है तो इसलिए हो रहा है। दोनों प्रतिरोध है, एक शंट फील्ड प्रतिरोध है और उस फील्ड का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। उन दोनों की तुलना हो रही है आपस में, ठीक है। तो उस केस में जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज। यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। जीत किसकी होगी? जिसके पास क्षमता ज्यादा होगी, ठीक। तो ये इसके पास क्षमता ज्यादा है इसलिए वोल्टेज नहीं बनाने देगा उसको। जनरेटर फेल टू बिल्ड अप वोल्टेज, इसका सी नंबर सही है, आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, इसके पिछले क्वेश्चन में भी किए थे। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव है? हम बता दिए हैं कि आर्मेचर मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है उस समय प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है। मान लीजिए आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल सही है, ब्रश हमारे प्रॉपरली अपनी जो उनका पर्टिकुलर एरिया वहां पे शिफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना एक भी डिग्री का उनमें डिस्टॉर्शन नहीं है, तो आर्मेचर रिएक्शन वहां पे न्यूट्रलाइज है, बिल्कुल नहीं। मशीन का आउटपुट बहुत बेहतर होगा। अगर कोई मशीन 100% या 90% रेटेड की गई है आरपीएम पे, 90 मतलब उसके आरपीएम 90 है, तो वो जो है बहुत से बहुत 88, 89, 90 पे घूमेगी। यदि उसके आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव बुरा नहीं पड़ रहा उसके सिस्टम में, तब यदि आर्मेचर, बताया ना अभी आपसे कि मुख्य चुंबकीय क्षेत्र पर आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को आर्मेचर रिएक्शन कह रहे हैं। यहां पर आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट नहीं कर रही है,
तो मशीन बढ़िया अपने रेटेड स्पीड से घूम रही है, लॉसेस बहुत कम हो रहे हैं, निग्लेजिबल हो रहे हैं, ये तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे उपकरण होते हैं उनकी वजह से लॉसेस होंगे। विंडेज लॉसेस होंगे, एयर फिक्सर्स लॉसेस होंगे, ईडी करंट लॉसेस होंगे, हिस्टेरिसिस लॉसेस होंगे, अलग अलग और लॉसेस होंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो इफेक्ट हो रहा था स्पार्किंग वगैरह है वो नहीं होगी, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जो न्यूट्रलाइज है इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है, हमने यही तो बताया आपको, आउटपुट वोल्टेज इज इंक्रीज। अब ये बोल रहा है आर्मेचर प्रतिक्रिया मतलब उसके रिएक्शन है। इस समय ये बोला डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन मतलब रिएक्शन है। आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर पूछता कि क्या प्रभाव पड़ता है, दोनों कंडीशन बताएं, तो यदि आर्मेचर रिएक्शन वहां पे नहीं है, निग्लेजिबल है या जीरो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आर्मेचर है तो आर्मेचर रिएक्शन होगी ही होगी। यदि आर्मेचर है तो आर्मेचर रिएक्शन का होना 100% तय है। आर्मेचर रिएक्शन होगी तो सिस्टम हमारा जो है उतनी एफिशिएंसी नहीं देगा जितनी देनी चाहिए। सिस्टम का मतलब हमारी मशीन, मोटर, जनरेटर जो भी है। आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज विल बिकम जीरो। ये चार ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज। अब हमारे इस पूरी गणित से आप समझ गए होंगे कि डिक्रीज ही होगा, क्योंकि इन्होंने बताया आर्मेचर रिएक्शन है। आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, आउटपुट वोल्टेज बिकम जीरो। जीरो नहीं होगी, ये भी गलत। आउटपुट वोल्टेज इज पल्सेटिंग, पल्सेटिंग कैसे होगा, ये बार बार ये तो फर्जी का ऑप्शन डाल देते हैं ये लोग। जब बात डीसी जनरेटर की बार बार बोल रहा था, यहाँ पल्सेटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता है, खंता डीसी ऐसा चलता है भैया। आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, हमें लग रहा है यही ऑप्शन सही है, हमारा आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन वहां पे जनरेट है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, आउटपुट वोल्टेज घट जाएगा। अगला नंबर चलते हैं, देखते हैं। कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटर इन अ 4 पोल डीसी जनरेटर विद सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर हैज 1020 कंडक्टर 1020 कंडक्टर एंड ड्रिवन एट अ स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम। ये मत बोलना कि 1500 बोल रहे हैं सर, 1500 को इंग्लिश में नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं लेकिन क्लियरली आप लोग जान जाएं 1500 आरपीएम 1500 आरपीएम। द फ्लक्स पर पोल इज 0.007 वेबर। देखो यहाँ पे पहली चीज तो क्वेश्चन ये देखना क्लियरफुली कि हमारा जो फ्लक्स पर पोल दिया है वो वेबर में है या मिली वेबर में है। मिली वेबर में है तो आप सब जानते हैं वेबर में कन्वर्ट करेंगे 10 की घात -3 करते हैं बेसिकली। तो ये आप लोग कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं से करते चले आ रहे हैं कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदले, मीटर को किलोमीटर में कैसे बदले, बस उसी का खेल है, 1000 से गुणा भाग जो भी करते हैं। सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पर पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए। भैया ये हमें पूछ रहा है, बहुत जोरदार, धुआंधार, जानदार, शानदार क्वेश्चन उभर के आया है हम लोग के सामने। कल हमने बताया है E = P Zn/60A। अभी मैं थोड़ा इसे छोटा लिखता हूं, क्वेश्चन को भी छोटा कर दूं क्योंकि हमें जगह ज्यादा चाहिए, न्यूमेरिकल है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आप लोग, अभी फिर मैं बड़ा कर दूंगा, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पेन मोड पे आ जाते हैं। हमारी जो ईएमएफ इक्वेशन होती है ये होती है E = P/Zn/60A वोल्ट। ठीक है, अब ये दिया हुआ है। अब जैसे इसमें कल बताए थे, यदि लैप वाइंडिंग का केस होगा ई लैप, इसको लिख लीजिएगा, फार्मूला भी है और आपके लाइफ टाइम कायम आएगा। लैप वाइंडिंग है तो वहां पे ए की वैल्यू पी के वैल्यू के बराबर हो जाएगी। यदि वेव वाइंडिंग है,
मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपका शायद पिछली क्लास में एक था जिसमें ये इस सूत्र का निगमन था, क्या था, मैंने वहाँ पे आगे निकल दिया था, बताया नहीं था, हमने कहा चलो बताया, आज बता देते हैं, आज आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। वेव वाइंडिंग में A = 2 हो जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये फार्मूला है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि लैप वाइंडिंग में A की वैल्यू क्या होती है, P, और वेव वाइंडिंग में A की वैल्यू क्या होती है। तो लैप वाइंडिंग में A की वैल्यू हमारी हो जाती है P के बराबर। P हमारे नंबर ऑफ पोल है, P हमारे नंबर ऑफ पोल है, और Z हमारा Z = बेसिकली होता है S × C, स्लॉट इंटू कॉयल, मतलब कि कितने खांचे हैं उसमें कितनी कॉयल है। ठीक है, तो Z = होता है बेसिकली C, लेकिन यहाँ Z हम बराबर बता दे रहे हैं आपको, Z = S × C होता है। मैं बता, पेपर में कभी कभी दे देगा कि Z है उसमें इतने खांचे हैं, प्रत्येक खांचे में इतने स्लॉट हैं, मतलब इतने पोल हैं, तो वहां पे आपको S × C करना होगा। ठीक, उसके बाद ये निकालना, कभी कभी Z निकालना पड़ जाता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे Z दे रखा है, Z = S × C होता है। ठीक है, स्लॉट इंटू कॉयल, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा कभी कभी। तो ये Z बराबर हमारा क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं उसमें स्लॉट में। ठीक है, Z, और उसके बाद P हमारा नंबर ऑफ पोल हो गया, फाई क्या है, फाई हमारा फ्लक्स है। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा, P, फाई, Z, N हमारी क्या है, स्पीड है, हमने उस दिन शायद आपको बताया था कि N हमारी स्पीड है। ठीक, स्पीड वो भी किस में होगी, RPM में। कभी कभी खेल कर देता है, कभी कभी खेल ये कर देता है कि स्पीड दिया होता है RPM में। अभी देखो यहाँ पे लिखा है, इसने साफ साफ 1020 कंडक्टर है, 1500 RPM स्पीड दी हुई है। कभी कभी खेल ये करता है कि स्पीड दे देता है RPS में, राउंड पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर सेकेंड, कभी कभी दे देता है RPM में। तो जब हमें कैलकुलेशन करना है, न्यूमेरिकल निकालना है, तो स्पीड हमें चाहिए RPM में। ठीक है, तो हम RPS को कन्वर्ट करते हैं RPM में। ठीक, इसके लिए मैं बता दूंगा इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि देर हो रही, मैं इस न्यूमेरिकल के लास्ट लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। तो N हमारी स्पीड हो गई, हमने आपको बता दिया 60A क्या होता है, और A = P कब होगा, A बराबर 2 कब होगा, हमने सब बता दिया। इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं 10-15 सेकेंड का, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप लोग देख रहे हो। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे सॉल्यूशन करने। ठीक है, चल रहे हैं, आप लोग शायद नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम देखते हैं उसने क्या बोला है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर दें आप लोग को, सिलेक्ट मोड में आए। सिंपल, हाँ देखो उसने बोला हुआ है वेव वाइंडिंग, वेव, ये कैसे खिसक रहा, वेव वाइंडिंग बोला है, देखना ध्यान देना, वेव वाइंडिंग बोला है, तो इसका मतलब A = कितना होगा, 2। ठीक, चलिए देखते हैं, रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। E = P कितने हैं, हमारे 4 पोल हैं, फ्लक्स कितना दिया है, 0.007 वेबर दिया है, 4 × 0.0007। ठीक है, उसके बाद फाई Z कितना दिया है, Z हमारे कहाँ गए, 1020 कंडक्टर हैं, हाँ Z दिया है 1020। इसको थोड़ा और छोटा करें तो थोड़ा स्पेस हमें मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद और क्या है, N हमारी क्या दी है, 1500। अपान में 60 होता है। अब यहाँ पे बताए हम कि A = कितना होगा,
ए इक्वल टू यहाँ पे होगा 2, क्योंकि बात किया है वेव वाइंडिंग की। ठीक है, क्या किया है बात, वेव वाइंडिंग की बात किया है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 0.0 ये क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। अब इसका हम सलूशन निकालते हैं। इसका सलूशन निकालिए। कुछ कट पिट रहा, नहीं कट पिट रहा, देखिए आप लोग करिए, हम भी करते हैं। क्या आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए समय देते हैं आप लोग को 1 मिनट का, करिए जल्दी जल्दी करिए, हम फिर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सलूशन निकालिए, देखते हैं कौन सबसे पहले निकालता है। आप लोग को समय दे दिए, जल्दी जल्दी करिए, सलूशन निकालिए। इसका सलूशन दीजिए हमें निकाल करके, कितना आ रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, अच्छा हम करते हैं। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, किनारे कर लेते हैं थोड़ा सा। 1500 0.4 इंटू 0.007 मल्टीप्लाई कर लेते हैं आरपीएम से। इसको इधर कर ले। मैंने 1500 इधर 1020 से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसका। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इधर शिफ्ट कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10.5 इंटू 1020 अपान 120। इसको सॉल्व करिए, कट पिट करेंगे आप लोग, सीधे आप लोग कर लीजिएगा, आप लोग होशियार आदमी हैं। तो आपका वही आएगा निकल के। बोर्ड कम पड़ रहा, छोटा पड़ रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो 357 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा, 357 आएगा। ठीक, किसको सॉल्व करेंगे, जो ये आपकी वैल्यू निकली हुई है E इक्वल टू, आपकी वैल्यू कितनी आई थी ध्यान नहीं है हमें, आप देखिएगा फार्मूले में रख के आप करिएगा कैलकुलेशन। यहाँ पे थोड़ी समय की कमी है, हम आगे चलते हैं। तो उसका आंसर जो आएगा 357 आएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग, प्रोवाइड एडिशनल इंटरपोल्स, इंक्रीजिंग ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, संपर्क प्रतिरोध बढ़ाकर, एडिंग रेजिस्टेंस वायर विथ वाइंडिंग, वाइंडिंग के साथ प्रतिरोध को जोड़कर। हमने अभी बताया था कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज क्यों किया जाता है, आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव को कम किया जाता है। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग किसमें कनेक्ट की जाती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है सीरीज में कनेक्ट की जाती है आर्मेचर के साथ। ठीक है, तो ये 52वां नंबर है। 52वां नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर। थोड़ा समय कम है। व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज कीप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है। फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज, आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज, इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, लूज द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। लो हाँ सही बोला है, लूज इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। जब बहुत दिन तक कोई चीज रखी रह जाती है तो उसमें एक कहते नहीं कि अगर बराबर आप स्टडी से जुड़े हुए हैं तो आपके माइंड में चीज़ें बनी रहती हैं। अगर आप स्टडी से दूर हो जाएं तो वो चीज़ें भी भूल जाते हैं जो बहुत आसानी से आपने याद कर रखी थी। तो यहाँ पे भूलने की बात बोल रहा है कि वो अपना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म खो देते हैं। 53 नंबर का डी नंबर सही होगा। 53वें क्वेश्चन का अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं और इसकी जो कि बहुत जरूरत होती है सेल्फ स्टार्ट होने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ 4 पोल डायनेमो।
कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनेमो हैविंग 1000। सेम वही क्वेश्चन जो पीछे बताए थे, यहाँ पे पूछा है लैप वाइंडिंग, वहां पूछा था वेव वाइंडिंग का, यहाँ पूछा है लैप वाइंडिंग का। तो इसमें भी वही करना है, E = P/ZN/60A। ठीक है, अब जब 60A हो गया तो यहाँ पर भी रख दीजिए। P की वैल्यू क्या दिया है 4 और RPM कितने हैं 1000, कंडक्टर कितने हैं, फ्लक्स कितना है 0. चलो ठीक है, हम पहले रख लेते हैं इसके कंडक्टर कितने हैं 600, उसके बाद फ्लक्स कितना है 0.064, उसके बाद क्या दिया है 600, कंडक्टर 600, उसके बाद और क्या दिया है, स्पीड 1000 RPM दिया है, स्पीड 1000 RPM दिया है, नीचे 60A दिया हुआ है। मैं पूरा सलूशन लास्ट तक नहीं करूँगा, टाइम लगेगा, तो इसको करेंगे 640 आ जाएगा। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, पीछे वाला साल नहीं, किस सालों कर देते हैं, चलिए इसको सॉल्व ही कर देते हैं पूरा, इसको सॉल्व कर देते हैं। A = P हो जाता है, तो P कितने हैं 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 62 × 4 हो जाता है, क्योंकि लैप वाइंडिंग बोला है ना, तो ये लैप वाइंडिंग में क्या हो जाता है A बराबर P के हो जाता है, तो A की जितनी वैल्यू उतनी P की वैल्यू, A बराबर P की हो जाता है। तो यहाँ P की वैल्यू 4 है, तो A की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 60 × 4। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 × 9 6, 6 × 60, ये हो गया। ठीक, अब क्या बचा 1 0, यह कैंसिल हो 1 0। ठीक है, तो यहाँ पे सलूशन आपका कितना आएगा 640 निकल के आएगा। ठीक है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए, इसका आंसर देख लीजिएगा 640, हाँ सही है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ है, तो 0.64 × 1000 था इससे मल्टीप्लाई किया गया 64 आया था, मैंने यहाँ पे 640 लिख दिया था, वो गड़बड़ था, 64 होगा। उसके बाद देखिए ये आराम से कट गया, और यहाँ पे जो आपका आया था लास्ट में 64 ऊपर × 10 आएगा = 640 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टॉर्ड इन डीसी जनरेटर। यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीज, नो चेंज इन इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम 0। पूछ रहा है यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए, मुख्य क्षेत्र मेन फील्ड जो आपका, विकृत का मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई जब थोड़ा सा विकृत हो गया है तो घटेगा, ये तो जानिए। अब देखिए 55वां नंबर क्या बोल रहा है, हम बोले ना कि भाई विकृत हो गया, थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया अपनी जगह से, तो क्या घटने जैसी चीज होगी, तो कहीं घटने का दिया। प्रेरित ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं, प्रेरित ईएमएफ 0 हो जाता है, प्रेरित ईएमएफ बढ़ जाता है, प्रेरित ईएमएफ घट जाता है, ये घटने का दिया हुआ है बी नंबर में, इसका बी नंबर सही होगा। अब चलते हैं, व्हाट इज द केस ऑफ हैवी स्पार्किंग इन ब्रश ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग पूछा है। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई। इसको जीएनए का फुल फॉर्म होता है बेटा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, और एमएनए का होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसका फुल फॉर्म होता है। एमएनए और जीएनए की स्थिति बदल गई है, ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग में तनाव आया है। ठीक है, तो देखिए बोला है व्हाट इज द केस फॉर हैवी स्पार्किंग। हैवी स्पार्किंग किस केस में होगी पूछा है। 56 का हम कहेंगे यही नंबर आपका सही है।
अभी हमने इसके पहले 2-3 बार बताया है, जब ब्रश हमारे MNA से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या GNA से, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, जो इनको ब्रशों को अपना जो प्रॉपर MNA और GNA में होना चाहिए, GNA उसकी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस होती है, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होती है, तो इनको दोनों को अपनी प्रॉपर स्थिति में होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्टॉर्शन आएगा, विकृत होंगे, तो ये अपनी स्थिति से चेंज हो जाएंगे, इनकी जो एंगल है, जो डिग्री है, वो चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे जो गैप है, गैप क्रिएट हो जाएगा और जो हमारी करंट है वो जंप करके जाएगी, जो ऐसे जा रही होगी तो ये बीच में गैप बन जाएगा, फिर ऐसे जाने लगेगी, जंप होगी। तो यहाँ पे जो हमें करंट जाने के लिए 2 एम्पियर 1 एम्पियर चाहिए था, अब हमारी 2 एम्पियर 1 एम्पियर करंट जाने के लिए 3 से 4 एम्पियर खर्च होगी, 3 से 4 एम्पियर खर्च होगी। एक बात बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका यहाँ से करंट से अभी मतलब नहीं है, मतलब है करंट से, लेकिन इसका अभी यहाँ से मतलब नहीं, यहाँ जनरेशन से मतलब है, ठीक है। तो जो हमारा ब्रश है वो अपनी जगह से अलग शिफ्ट हो गए हैं, GNA की स्थिति बदल गई है, तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग जनरेट होगी। स्पार्किंग होने से क्या हो सकता है, हमारे वाइंडिंग भी इफेक्टिव जो है वो कम इफेक्टिव हो जाएगी, ठीक। तो इस आंसर का सही है इसका MNA एंड GNA पोजीशन चेंज। उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस नापने के लिए आप सबको पता है मैगर का यूज किया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। एक्सटर्नल ग्रोवर, टांग टेस्टर मल्टीमीटर होता है एक प्रकार का, और इंटरनल ग्रोवर, एक्सटर्नल ग्रोवर। पूछा है ओपन सर्किट, ये देखिए बात ओपन सर्किट की किया है, ओपन सर्किट की बात किया है, तो ओपन सर्किट मतलब एक्सटर्नल, ये समझिए बाहर ओपन सर्किट है, अभी सर्किट ओपन हुआ है। क्लोज सर्किट ऐसे होता है, ओपन सर्किट का मतलब होता है सर्किट अभी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अरे मैंने याद करने के लिए बताया है, एक्सटर्नल का ओपन से ये मत समझ लेना ओपन ये भी है तो ये बाहरी चीज तो बाहरी बता दिए, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ओपन सर्किट टेस्ट हमारा एक्सटर्नल ग्रोवर से किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ DC मोटर। DC मोटर, अच्छा हम चलो यहाँ पे पूछा है फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि। तो इसका हम आंसर बताएंगे और आपको ये भी बता देंगे कि फील्ड कंट्रोल की कुल विधियाँ कितनी होती हैं। तो हमारी फील्ड कंट्रोल की जो विधियाँ होती हैं बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। फील्ड कंट्रोलर की विधियाँ कितनी होती हैं, बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे उसके पार्ट डिवाइड करके दिया हुआ है। फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि, आर्मेचर डायवर्टर विधि दिया हुआ है, जो कि मेन इसकी 3 विधियाँ होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, और ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, पहला नंबर हो गया मैग्नेटिक फील्ड कंट्रोल मेथड, दूसरा नंबर हो गया आर्मेचर कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तीसरा नंबर हमारा क्या हो गया, अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो 3 होते हैं, फिर इनके 3 के सब पार्ट होते हैं, उन्हीं में से है। लेकिन जो हमारा फिगर बना हुआ है ये पूछा हुआ दिया हुआ DC मोटर गति के नियंत्रण विधि का क्या नाम है। तो इसमें भी 2 होते हैं। अभी देखो वाई डायवर्टर बोला हुआ है, और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वो लगा दें, रेगुलेटर लगा दें, ऐसे कर दें, रेगुलेटर लगा दें, तो ये फिर रेगुलेटर मेथड हो जाएगा। तो इसमें 2 मेथड होते हैं। और लेकिन जो ये हमारा आंसर है DC मोटर की गति नियंत्रण जो फिगर बना हुआ है, तो ये कौन सा सही है, इसमें आर्मेचर डायवर्टर मेथड है ये, ठीक है। ये कभी कभी फिगर में ऐसे भी बना के दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी दे देता है, क्योंकि ये रजिस्टर ही है, इसको जो है वेरिएबल रजिस्टर। DC फील्ड कॉइल के किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है। फिश वाइंडिंग वायर यूज फॉर DC फील्ड कॉइल, सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। पहली चीज देखिए, वाइंडिंग हमारी जो होती है मैक्सिमम कॉपर में होती है। वाइंडिंग हमारे जो फैन वगैरह आते हैं घरों में, कभी कभी एल्युमिनियम वाइंडिंग भी आपको लोग बोल के कॉपर दे देते हैं, एल्युमिनियम।
तो वाइंडिंग हमारी हो सकती है, लेकिन बेसिकली जो अच्छा स्टैंडर्ड लोग करते हैं, जो खरीदते हैं, कापर वाइंडिंग ही होती है हर जगह पे। ठीक, तो कापर वाइंडिंग बाकी यूज के ऊपर है, आप सस्ता लेंगे तो एल्युमिनियम वाइंडिंग में मिल जाएगा। सुपर एनामल्ड कापर वायर, कवर्ड कापर वायर, तो कापर सब में कॉमन होगा जहां तक मुझे लगता है, हाँ कापर कॉमन होगा। सिंगल सिल्क नहीं होता है हर केस में। सिंगल सिल्क, भाई डीसी फील्ड कॉइल की बात किया, सिंगल सिल्क नहीं होते हैं, वो उसी में होते हैं। डबल सिल्क भी नहीं होते हैं। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का फुल फॉर्म होता है पीवीसी का। पॉलीविनाइल क्लोराइड का अगर होगा तो फिर वो मोटा हो जाएगा कंडक्टर का साइज, ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास कौन बचता है? सुपर इनेबल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका हीट ट्रीटमेंट जो है बहुत क्रिटिकल तरीके से किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर। और इसका जो सही आंसर है वो पहला नंबर सही है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन और ये रहे हमारे आज की स्लाइड। मैं उन दो क्वेश्चन को फिर से देखता हूं जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट से। देखो न्यूमेरिकल पार्ट को मैं फिर से देख लेता हूं एक बार। बच्चे ये बोलेंगे कि जहां न्यूमेरिकल आया सर ने जंप कर दिया, तो जंप नहीं कर रहे हैं, आपके मन में डाउट ना रहे। हम इसको जो है सबकी वैल्यू पुटअप किए, P5ZN 60/A, उसके बाद क्या किए 4 × 60 4 × 60 नहीं 600 है 600। उसके बाद फिर 0.064 का मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे तो 64 आएगा। ठीक, 64 आएगा। उसके बाद नीचे क्या बोलता था? 60A था। A की वैल्यू लैप वाइंडिंग के केस में क्या होती है? P के बराबर होती है, हमने बताया था। तो यहाँ पे 60 × 4, ठीक, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बात आपको पता है कि नहीं पता इतनी? ठीक है। उसके बाद और कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 10 आएगा, बराबर 64, ये 640 इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था आपको, उसको भी देख लेते हैं। ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल था उसमें भी, हाँ ये वाला था, लैप और वेव वाइंडिंग का केस ये था। इसमें भी वेव वाइंडिंग था, बस इतना फर्क था, E = P5ZN/60A था। लेकिन यहाँ पे A बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि लैप वाइंडिंग का केस है। सारी वैल्यू पुट करेंगे, बाद में सोल्यूशन निकालेंगे, 357 इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलते हैं, यहीं तक थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में नया क्वेश्चन लेके। 61 से हमारी नई सीरीज शुरू होगी। अगर इस चैनल से आपको कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ फायदा हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन। 61 अगला सीरीज रहेगा, 60 तक कंप्लीट हो गया।